अन्य विचित्र हिम लोमड़ियों के साथ लड़ाई समाप्त हो चुकी है। उनकी संख्या विचित्र हिम खरगोशों जितनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 30 से कम थी। वोटेक्स के कारण लड़ाई की थकान कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें कमजोर हो चुकी विचित्र हिम लोमड़ियों को मारना आवश्यक था। जैसे ही देव ये सोच रहा था कि सिरियस को विचित्र हिम लोमड़ी का वेरिएंट प्राप्त करने में कैसा लग रहा है, उसे कई सूचनाएं प्राप्त हुई जिनसे उसे आश्वासन मिला कि सब कुछ ठीक है। सिरियस ने सफलतापूर्वक विचित्र हिम लोमड़ी वेरिएंट को अपने समूह में शामिल कर लिया है। सिरियस के पैक में मौजूद 2 स्लॉट में से एक भर गया है। सिरियस के आंकड़ों में प्रति आंकड़े 5 अंकों की वृद्धि हुई। क्वांट स्नो फॉक्स वेरिएंट का स्तर घटकर सिरियस के स्तर पर आ गया है। कृपया विचित्र हिम लोमड़ी प्रकार के लिए एक नाम चुनें। देव को यह नहीं पता था कि उसे सिरियस के झुंड के एक सदस्य का नाम भी रखना है, लेकिन उसने उसके लिए एक अच्छा नाम सोच लिया था। उसने यूकी नाम चुना क्योंकि इसका अर्थ दूसरी भाषा में बर्फ भी होता है, और वह एक सफेद लोमड़ी भी है। झुंड का स्तर भी बदल दिया गया है क्योंकि अल्फा का स्तर झुंड के अन्य सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। मुझे उसके लिए उपलब्ध कौशलों की जांच करने दीजिए। 5 में से केवल 3 ही उपलब्ध हैं, देव ने कहा, क्योंकि उसे केवल 5 ही कौशल स्लॉट उपलब्ध दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि समूह के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम फ्रॉस्ट फॉक्स फायर। स्तर एपिक। प्रकार सक्रिय। स्थिति असामान्यता के साथ। प्रभाव आसपास की ऊष्मा को सोखकर एक ठंडी ज्वाला उत्पन्न करता है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता के जादुई क्षति का 100% शत्रु लक्ष्य को पहुंचाता है। एक बार में 2 बना सकते हैं, पूंछों की संख्या पर निर्भर करता है। कूलडाउन 5 सेकंड। माना लागत कोई नहीं। कास्ट टाइम तुरंत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम बर्फ की खाल। श्रेणी दुर्लभ। प्रकार निष्क्रिय। प्रभाव यह उपयोगकर्ता को तापमान में होने वाले अत्यधिक बदलावों से बचाता है जो कौशल धारक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जमे हुए अवस्था की बीमारी से प्रभावित नहीं हो सकता। कूलडाउन कोई नहीं। माना लागत कोई नहीं। कलाकारों की संख्या कोई नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम बलिदान पूंछ। स्तर अद्वितीय। प्रकार सक्रिय। प्रभाव एक पूंछ को अस्थायी रूप से त्याग दें। बलिदान की गई प्रत्येक पूंछ के लिए उपयोगकर्ता की जादुई शक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए 100% तक बढ़ाएं। विशेष भोजन देकर या एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करके पूंछ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कूलडाउन कोई नहीं। अवधि 30 मिनट। पूंछ की पुनर्प्राप्ति अवधि प्रति पूंछ 2 दिन। माना लागत कोई नहीं। कलाकारों की संख्या कोई नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसा कि उम्मीद थी, लोमड़ी जैसे राक्षस की पूंछ ही उसकी अपार शक्ति का स्रोत है। आज्ञाकारी यूकी को देखते हुए देव ने बुदबुदाया। छाया लोक से निकले सिरियस के पास यूकी बैठी हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अभी भी गहरा भय झलक रहा था, लेकिन वह सिरियस की बात मानने को तैयार लग रही थी। सिरियस के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह अपने किए की तारीफ सुनना चाहता हो। देव ने उसकी तारीफ की और उसके सिर पर थपथपाया, जिससे सिरियस ने अपनी पूंछ हिलाई। क्या तुमने इसे अपना सोलबाउंड बना लिया है, बिग ब्रदर इक्विनॉक्स? सोलेल ने पूछा, जबकि वायु भी उत्सुकता से देख रहा था। कुछ वैसा ही, देव ने सिरियस के कौशल की अवधारणा को समझाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, सोलेल ने यूकी को थपथपाते हुए कहा, लेकिन यूकी को उससे निकलने वाली गर्मी पसंद नहीं आई। हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हाई आइस एलिमेंटल पहले ही हमें उस स्थान के पास इंगित कर रहा है। देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि मार्गदर्शक द्वारा उत्पन्न प्रकाश की किरण करीब आती जा रही है। पहले हुई लड़ाई से थोड़ा ठीक होने के बाद समूह ने प्रकाश की किरण का पीछा किया। एक खुले मैदान में पहुंचते ही उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह जगह अलग है। हाई आइस एलिमेंटल द्वारा उत्पन्न प्रकाश की किरण यहीं समाप्त हो गई थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ कोई खंडहर है, लेकिन वहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। ये यहीं होना चाहिए, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये बर्फ में दबा हुआ है? देव बुदबुदाया, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। वायु और सोलेल के नियंत्रण में रहने वाला उच्च हिम तत्व अचानक बेकाबू हो गया। प्यारा सा छोटा हिममानव अचानक उस स्थान की ओर उड़ गया जहां प्रकाश की किरण गिरी थी। सबसे डरावनी बात यह है कि वायु और सोलेल ने अब उच्च हिम तत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया था। वायु ने हाई आइस एलिमेंटल पर अपना नियंत्रण खो दिया है।
आंकड़े सामान्य हो जाएंगे। सोलेल ने हाई आइस एलिमेंटल पर अपना नियंत्रण खो दिया है। आंकड़े सामान्य हो जाएंगे। अचानक दो सूचनाएं दिखाई दी और देव को लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने देखा कि जमीन पर बर्फ धीरे धीरे कम होने लगी है। छोटा सा बर्फीला पुतला अचानक इतना बड़ा होने लगा कि वह चींटियों जैसा दिखने लगा। सभी तुरंत समझ गए कि यही वह दुश्मन है जिससे उन्हें जीवित रहने के लिए लड़ना होगा। ये तो बहुत गड़बड़ है। देव ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सभी को टेलीपोर्ट करके दूर भेज दिया क्योंकि पहले हमले से बचना जरूरी था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम विचित्र हिममानव विसंगत कालकोठरी का बॉस। स्तर पौराणिक। स्तर 300। HP 100% 100%। MP 100% 100%। विवरण। ये दानव मौलिक जादू और ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल के संयोजन से उत्पन्न हुआ है। ये लोगों को उत्तर के महान घुड़सवार के छिपे हुए खंडहर की ओर मार्गदर्शन करता रहा है, लेकिन वास्तव में ये खंडहर का रक्षक भी है। इसके शरीर में हिम मौलिक जादू की उपस्थिति के कारण यह और भी शक्तिशाली हो गया है। क्षमताएं शीतकालीन हवा, हिमस्खलन, बर्फबारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव ने एनोमली डंजन बॉस की उन क्षमताओं को देखा जो बिल्कुल नई थी। ऐसा लगता है कि उसकी बुरी नज़र भी एनोमली डंजन से प्रभावित है। विचित्र स्नोमैन देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है क्योंकि यह पड़ोस के स्नोमैन से ज्यादा एक बर्फीला राक्षस लगता है। यह अनोखा हिममानव लगभग 10 मीटर ऊंचा है और इसके सिर पर ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल जड़ा हुआ है। इसकी भुजाएं भी इतनी मोटी हैं कि मानो किसी छोटे घर जितनी मोटी हो। इन भुजाओं के एक ही वार से मृत्यु हो सकती है। मनमोहक हिममानव अब शीतकालीन पवन नामक अपने हमले की तैयारी कर रहा है। ये भी नया है, देव ने बुदबुदाया, क्योंकि राक्षसों के हमले शायद ही कभी छापेमारी दल को सूचित करते हैं, लेकिन उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। आसपास की हवा गर्मी के कारण नहीं, बल्कि उस विचित्र हिममानव द्वारा चारों ओर की सारी गर्मी सोख लेने के कारण शुष्क होने लगी। अचानक उस विचित्र हिममानव के शरीर से एक ठंडी हवा निकली जिसने आसपास मौजूद सभी लोगों को झुलसा दिया। उन सभी की रक्षा करने वाली सुरक्षा दीवार अचानक एक ही हमले में आसानी से चकनाचूर हो गई। सबसे भयावह बात यह है कि विंटरविंड नामक ये हमला किसी हमले जैसा महसूस ही नहीं हुआ। उन्हें बस एक हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उनकी लगभग आधी सुरक्षा को ढकने वाली सुरक्षा दीवार पूरी तरह से नष्ट हो गई। ग्रैंड फ्लेम टॉर्नेडो। सोलेल ने जैसे ही मौका मिला तुरंत मंत्र का जाप करते हुए कहा, पवन विभाजक। वायु ने कहा और हवा को चीरते हुए 3 पवन ब्लेड बनाए, जिन्होंने विशाल ज्वाला बवंडर पर प्रहार किया। 3 पवन तलवारों ने विशाल ज्वाला बवंडर को 3 छोटे छोटे बवंडरों में विभाजित कर दिया, जिन्होंने विशालकाय हिममानव को टक्कर मार दी। जब उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया, तब भी वह विशालकाय हिममानव मंदबुद्धि पर अविचलित रहा, लेकिन उसकी सेहत में भारी कमी आ गई। उसके शरीर के कुछ हिस्से पिघलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके आसपास की बर्फ पानी में परिवर्तित हुए हिस्सों को पुनर्जीवित कर रही थी। शरीर के जो हिस्से पानी में परिवर्तित होते हैं, वे कम तापमान के कारण अंत में बर्फ में बदल जाते हैं। वायु ने हमला किया और विचित्र हिममानव की ओर दौड़ा। उसने अपने शक्तिशाली प्रहार से उसकी भुजा काट दी, लेकिन वह वापस उसके शरीर में समा गई और फिर से उग गई। ऐसा लगता है कि विसंगतिपूर्ण बॉस राक्षस एक बार फिर शारीरिक हमलों से अप्रभावित है, क्योंकि वायु के वार से उसे कोई चोट नहीं आई। मोकेसी जनजाति के सदस्य मुख्य राक्षस को मुश्किल से ही नुकसान पहुंचा सके, इसलिए उन्हें छोटे मोटे काम सौंप दिए गए। मो जनजाति के सदस्य मुख्य राक्षस को दूर भगाएंगे ताकि वह आसानी से वायु पर ध्यान केंद्रित न कर सके। के जनजाति के सदस्य रक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार कोड़े से ढाल में बदल लिए हैं। सी जनजाति ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके बर्फ की ढालें बनाई ताकि वे दूसरों की रक्षा कर सकें। इसके बाद देव ने तुरंत किमात के साथ पूर्ण आत्मसात्करण का प्रयोग किया और अपने आदिम शस्त्र कुल्हाड़ी को प्रकट किया। उसके सभी आदिम शस्त्रों में से केवल कुल्हाड़ी में ही इतनी शक्ति थी कि वह बर्फ को भी उड़ा सकती थी। उसका कवच तुरंत भारी कवच में बदल गया और वह एक दानव, बाघ और मानव के संकर रूप में दिखाई देने लगा। देव के कवच से बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे किमात की बिजली तत्व के प्रति आत्मीयता प्राप्त हो गई थी। धातु तत्व भी मौजूद था, क्योंकि देव का कवच, जो आमतौर पर केवल गहरे रंग की धातु से बना होता है, अब चांदी से लेपित है, जो किमात के सिल्वर थंडर कवच में पाई जाने वाली सुचालक धातु है। देव ने सिरियस, कानलाउन और सेना को अपनी सहायता के लिए बुलाया।
सेना अब टीम की सबसे महत्वपूर्ण उपचारक है क्योंकि अब उनमें पाले से होने वाले नुकसान से लड़ने की क्षमता नहीं रही। उच्च हिम तत्व द्वारा उन्हें दिया गया सारा आशीर्वाद समाप्त हो गया क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। आपने अपने सोल बाउंड कीमत के साथ परफेक्ट एसिमिलेशन का इस्तेमाल किया। इस कौशल की अवधि के दौरान कीमत के आंकड़े आपके आंकड़ों के साथ जुड़ जाएंगे। आपको यादृच्छिक रूप से 2 क्षमताएं दी जाएंगी। आपने सिल्वर थंडर आर्मर नामक कौशल प्राप्त कर लिया है। आपने ये कौशल प्राप्त कर लिया है, धात्विक प्रतिलिपि। लगता है इस बार मेरी किस्मत अच्छी रही और मुझे एकदम सही कौशल मिल गए। देव ने ये कहते हुए तुरंत मेटेलिक कॉपी को सक्रिय कर दिया। देव के पास जमीन से चांदी जैसी दिखने वाली धातु रिसने लगी। फिर वह चांदी जैसी धातु धीरे धीरे एक मानवाकार आकृति में बदलने लगी और अंततः वर्तमान देव की हुबहू प्रतिकृति बन गई। जैसा उसने सोचा था, उसके विपरीत, उस प्रतिकृति को उसके बजाय एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे आदेश दे सकता था। मेटेलिक कॉपी 2 आदेशों को समझ सकती थी, रक्षा करना और हमला करना। रक्षा आदेश के तहत मेटेलिक कॉपी देव को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाएगी। हालांकि ये दुश्मन पर हमला नहीं करेगी क्योंकि इसका पूरा ध्यान देव को हमलों से बचाने पर होगा। हमले का आदेश सरल है और ये देव द्वारा निर्दिष्ट दुश्मन पर हमला करेगा। इसमें वही चालें और हमले के तरीके होंगे जो देव आमतौर पर इस्तेमाल करता है। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि एक एआई उसके हमले के तरीके की नकल कैसे कर सकता है। मुझे जिज्ञासा है कि क्या इसका भी कोई असर होगा, देव ने कहा। तभी अचानक उसे कुछ और भी ज्यादा दुखद बात याद आ गई। लिमिट ब्रेक, समरना, निचला क्षेत्र, नेथेरोस का असली रूप। देव ने अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल कर लिया है जिनसे वह हालात बदल सकता है। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि वह कष्ट नहीं सहना चाहता। उसे अपने साथ मौजूद 6 अन्य पात्रों को भी सुरक्षित पहुंचाना है ताकि मोकेसी जनजाति से उसे प्रशंसा मिल सके। आसपास का वातावरण अचानक घने कोहरे से ढक गया और देव का रूप भी बदल गया। केवल देव का ही रूप नहीं बदला बल्कि उसके सभी सोलबाउंड्स का भी रूप बदल गया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मेटेलिक कॉपी भी बदल गई। इसे देखकर देव खुशी से झूम उठा क्योंकि इस शक्तिशाली रूप में उसका दूसरा रूप उसी स्तर के किसी भी बॉस मॉन्स्टर को हरा सकता था। मजा आएगा, हमला करो। लेकिन लगता है कि सीरियस के पैक के सदस्य पर नेदरमिस्ट का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो नेदर मॉन्स्टर में नहीं बदला। हालांकि यूकी पर सीरियस के दिए गए बफ्स का असर अभी भी है। कितनी अफसोस की बात है कि मैं पैक के किसी सदस्य को सीधे मजबूत नहीं कर सकता। देव ने आदेश दिया और उसके सभी सोलबाउंड्स और यहां तक कि उसकी मेटेलिक कॉपी ने भी क्वेंट स्नोमैन पर हमला कर दिया। मोकेसी जनजाति के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 2 विशालकाय योद्धाओं और दैत्य राक्षसों को एक छोटे से हिममानव को धकेलते हुए देखा। सबसे डरावनी बात यह थी कि पहले तो वे पीछे हट रहे थे, लेकिन अब मुख्य राक्षस उन्हें धकेल रहा था। देव ही नहीं, वायु और सोलेल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। हवा में जब भी कोई भनभनाहट सुनाई देती तो वह वायु के अदृश्य रूप से गुजरने की आवाज होती। सोलेल ने भी रेगुलस को उसके सबसे शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल किया, जो एक बर्फीले तत्व वाले राक्षस का बिल्कुल विपरीत रूप है। शुरुआत में उन्हें जो खतरा महसूस हो रहा था वह अचानक उनके मन से गायब हो गया। अनोखा हिममानव अब हिमस्खलन नामक अपने हमले की तैयारी कर रहा है। पिघलते हुए विचित्र हिमपुतले में अचानक इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि बाकी हिमपुतले कुछ फीट दूर जा गिरे। अचानक जोरदार दहाड़ के साथ उसका शरीर बर्फ में समा गया। आसपास का वातावरण अचानक गड़गड़ाने लगा, इसलिए अब उस विचित्र हिमपुतले को निशाना बनाना संभव नहीं था। यह उस बर्फ में समा गया है जिस पर हम खड़े हैं। देव चिल्लाया और उसने तुरंत कानलाउन को आदेश दिया कि जो उड़ नहीं सकते उन्हें आकाश में ले जाए। मेटेलिक कॉपी, मेरे साथ अर्थ स्प्लिटर परफॉर्म करो, देव ने आदेश दिया और वह और उसकी कॉपी दोनों आसमान में उछल पड़े। जिस कुल्हाड़ी का वे इस्तेमाल कर रहे थे वह अचानक चमक उठी और आकार में दोगुनी बड़ी हो गई। देव ने दोनों कुल्हाड़ियों में यथासंभव अधिक से अधिक नीदर ऊर्जा भर दी। वह और उसका साथी एक ही समय पर बर्फीली जमीन पर गिर पड़े, ठीक उसी समय जब क्वेंट स्नोमैन की हिमस्खलन क्षमता सक्रिय हो गई। हिमस्खलन नाम के विपरीत ये कौशल बर्फ के विस्फोट जैसा है क्योंकि देव और उसकी धातु की प्रतिकृति पर बर्फ की बौछार हुई। देव के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि धातु की प्रतिकृति पहले गिरी, इसलिए कौशल से होने वाले अधिकांश नुकसान को उसने झेल लिया। ये वास्तव में एक भयानक क्षमता है क्योंकि पूरी तरह से प्रहार होने पर धातु की प्रतिकृति नष्ट हो गई।
उस कॉपी में मेरे सारे मंत्र और शक्तियां थीं, फिर भी वह तुरंत नष्ट हो गई। सौभाग्य से मेरे पास एक बैकअप मौजूद है। रिवाइंड करो, देव ने धातु की कॉपी का समय उल्टते हुए कहा। धातु की प्रतिकृति बनाने वाले धातु के टुकड़े रिवाइंड स्पेल के निशाने पर थे। असंख्य टुकड़े अचानक वापस ऊपर तैरने लगे और ऐसा लगा मानो समय उलट गया हो। नष्ट हुई धातु की प्रतिकृति अपने विनाश से पहले वाले स्वरूप में बहाल हो गई। सीरियस रील मेंडर का इस्तेमाल करो। कानलाउन जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ का उपयोग करो। मेटेलिक कॉपी मेरे साथ नेचर पनीशर का इस्तेमाल करती है। देव ने एक के बाद एक आदेश जारी किए और अलग अलग कौशलों के प्रभाव से पूरी दुनिया बदल गई। कानलाउन ने अपनी पूरी शक्ति और जादू से क्वेंट स्नोमैन पर जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ का हमला किया। भले ही वह 300 स्तर का बॉस मॉन्स्टर हो, ऐसे हमले से बचना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसके बाद देवा और उसकी नकल द्वारा किए गए 2 नेचर पनिशर हमले हुए। कुल्हाड़ी का आकार 10 गुना बढ़ गया, जो कि उसके असली रूप में पहले से ही बहुत बड़ा था। जैसे ही दोनों कुल्हाड़ियां उस जगह पर गिरी जहां क्वेंट स्नोमैन स्थित था, जमीन से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने उस विशालकाय राक्षस के शरीर को हवा में उड़ा दिया। सिरियस ने हार नहीं मानी और हवा में उड़ते हुए विचित्र हिममानव पर हमला करते हुए उसका रूप और भी भयावह हो गया। इसके बाद सोलेल ने ज्वाला के बवंडर से उसे हवा में ही रोके रखा। अंत में वायु ने तूफानी प्रहार से उसका अंत कर दिया। आपने विचित्र हिममानव को सफलतापूर्वक हरा दिया है, जो विसंगति कालकोटरी का बॉस है। आपने भारी मात्रा में अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आसपास का वातावरण पहले जैसा हो जाएगा। अचानक ही वह अनोखी कालकोटरी हिलने लगी, मानो अंतरिक्ष ही नष्ट हो रहा हो। देव समझ गया कि यह अनोखी कालकोटरी एक प्रकार का गुप्त आयाम है। ये ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसे कोई गुप्त आयाम नष्ट हो रहा हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद जीव सुरक्षित हैं। कोई ड्रॉप नहीं है, सोलेल ने कहा, क्योंकि उसे कोई भी ड्रॉप आइटम दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उनका लेवल चौंकाने वाली हद तक बढ़ गया था। कोई बात नहीं, हमें 5 लेवल मिल गए। भले ही बॉस मॉन्स्टर का लेवल 300 हो, फिर भी हम 9 लोग हैं जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स आपस में बांटते हैं। एक बार लेवल बढ़ाने में ही हमें 1 हफ्ता लग जाता। वायु ने कहा। सच तो यह है कि जो मदद हमें मिली वह अंत में खून चूसने वाली बन गई। अगर सिर्फ हम तीनों होते तो शायद हम और भी आगे बढ़ जाते। देव ने बुदबुदाया, लेकिन उसे इस तरह के अंजाम की उम्मीद नहीं थी। तुमने खुद को इतनी हद तक धकेल दिया है कि एक महान दानव का शरीर भी इसे सहन नहीं कर सकता। 2 दिनों के लिए आपके आंकड़े 30% तक कम हो जाएंगे और उपयोग किए गए सभी कौशलों का उपयोग करने से पहले 1 दिन का कूलडाउन होगा। देव अचानक इतनी कमजोरी महसूस करने लगा कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उसने जो किया था वह बहुत ही असाधारण था। उसने सिर्फ 2 अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक ऐसे बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया जो उससे 70 लेवल ऊपर था। भले ही उसके पास सोल बाउंड्स थे, फिर भी यह एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसे असाधारण कहा जा सकता है। देव ने इस सूचना को नकारात्मक पहलू नहीं माना, क्योंकि इस छोटी सी सूचना में एक महत्वपूर्ण बात छिपी थी। सूचना में कहा गया था कि वह इस तनाव को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक महान दानव का शरीर है। ऐसा लगता है कि अगर वह बिना किसी बाधा के सब कुछ पुनः प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक महादानव का शरीर प्राप्त करना ही एकमात्र उपाय है। देव की शारीरिक क्षमता में गिरावट तो आई ही, साथ ही उसकी सेहत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर भी कमजोर होने लगा है, इसीलिए उसने अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर पर पड़े अत्यधिक दबाव के कारण उसकी खुद की पुनर्जनन क्षमता भी बेकार हो गई है। क्या तुम ठीक हो? वायु ने चिंता से पूछा। मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन लगता है कि जो भी दुश्मन आएगा उससे निपटना तुम दोनों को ही पड़ेगा, देव ने कहा। जैसे ही देव आराम कर रहा था, अचानक विचित्र हिममानव द्वारा बनाया गया विशाल हिम स्मृति क्रिस्टल आकाश में तैरने लगा। उन सभी को लगा कि स्मृति क्रिस्टल से एक और दुश्मन पैदा होगा, लेकिन अचानक उसने किसी चीज को भेद दिया। जिस चीज को उसने भेदा वह वास्तव में अंतरिक्ष था, जिसने उन सभी को अचंभित कर दिया। देव को अचानक समझ आया कि ग्रेट फ्रॉस्ट क्रिस्टल से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक अदृश्य स्थान की ओर क्यों इशारा कर रही है, और यह सुनकर वह हंसने लगा। असल खंडहर मुख्य दुनिया के बजाय एक गुप्त आयाम में स्थित है। ऐसा लगता है कि तीनों मूल युद्ध माताएं कमजोर नहीं थीं और बेहद शक्तिशाली थीं। अगर वे खंडहरों को छिपाने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग कर सकते थे, तो वे तीनों युद्ध माताएं निश्चित रूप से कम अर्धदेवियां थीं। देव ने बुदबुदाते हुए कहा, जिसे मोकेसी जनजाति ने सुना।
अगर किसी ने ऐसा दावा किया है तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ईश्वरीय शक्तियों के करीब माने जाते हैं उनके लिए देव निश्चित रूप से एक विश्वसनीय स्रोत है। अगर यह सच है तो वे उन लोगों के वंशज हैं जो बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें अचानक अपने दिल में एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने उनकी भावनाओं को अभिभूत कर दिया। ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल ने अंतरिक्ष को भेद दिया और अचानक अपने भीतरी हिस्से से बर्फ निकलने लगी। बर्फ नीचे जमीन की ओर बहने लगी और एक रास्ता बना दिया। ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल द्वारा निर्मित हीरे की बर्फ से बनी दीवारों वाली एक गुफा दिखाई दी। यदि कोई उस गुफा के पीछे देखता तो उसे पता चलता कि वह केवल एक प्रवेश द्वार है। वायु उन्हें अंदर ले गया, जबकि देव बीच में था क्योंकि वह अभी भी कमजोर था। गुफा में प्रवेश करते ही वे मुख्य दुनिया से गायब हो गए। बाहर से देखने पर गुफा भले ही ठंडी लगे, लेकिन वास्तव में ये हीरे की बर्फ से भरा एक लंबा गलियारा है। हीरे की बर्फ देखने में ठंडी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये काफी गर्म है। दरअसल पूरी गुफा देखने में ठंडी लग सकती है, लेकिन असल में ये गर्म है। यहाँ अंधेरा भी नहीं है क्योंकि हीरे की बर्फ से मानो अपनी रोशनी निकलती है या वह प्रकाश को अपवर्तित करती है, जिससे गुफा बेहद रोशन रहती है। सीधे रास्ते पर लगभग 10 मिनट चलने के बाद गुफा का अंत दिखाई देने लगता है। गुफा के भीतर स्थित खंडहर को पुनर्तः हीरे की बर्फ से बना हुआ कहा जा सकता है। खंडहर के भीतर 4 मूर्तियां देखी जा सकती थीं। एक विशालकाय पुरुष बर्फ से बने घोड़े पर सवार था, जिसके चारों ओर 3 सुंदर युवतियां थीं। ये बात विचित्र लग सकती है कि उत्तर का घुड़सवार उस समय 3 युद्ध माताओं द्वारा पूजे जाने वाले प्राणी जैसा दिखता था। फिर देव ने खंडहर के निचले हिस्से को ढकने वाली दीवारों पर नजर डाली। दीवारों पर कुछ ऐसे शब्द खुदे हुए थे जिन्हें पढ़ना उसके लिए भी मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, बल्कि वे शब्द खुद ही इतने स्पष्ट थे कि अगर वह एक पल के लिए भी उन पर ध्यान केंद्रित करता तो वे गायब हो जाते थे। मैं इससे पढ़ नहीं सकता, क्या आप लोग पढ़ सकते हैं? देव ने बाकी लोगों से पूछा। मैं नहीं कर सकता, प्रतीक चिन्ह गायब हो जाते हैं, वायु ने उत्तर दिया। बिल्कुल वैसा ही, वे ऐसे गायब हो जाते हैं मानो वे भ्रम हो। सोलेल ने भी यही जवाब दिया। मैं प्रतीकों को देख सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता। मोकेसी जनजाति के एक सदस्य ने यह बात कही और अन्य लोगों ने भी इसकी पुष्टि की। अगर ऐसा है तो केवल मोकेसी जनजाति के लोग ही इन प्रतीकों को पढ़ सकते हैं। कृपया इस कागज पर लिखें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, देव ने कागज देते हुए कहा। उसने 3 लोगों को कागज दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अलग अलग प्रतीकों के बजाय एक ही चीज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो केवल मोकेसी जनजाति के लोग ही इन प्रतीकों को पढ़ सकते हैं। कृपया इस कागज पर लिखें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, देव ने कागज देते हुए कहा। उसने 3 लोगों को कागज दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अलग अलग प्रतीकों के बजाय एक ही चीज पढ़ रहे हैं। मोकेसी जनजाति के सदस्यों ने दीवारों पर वही लिखा जो उन्होंने देखा था, और वे सभी एक समान हैं। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा था कि वे प्रतीकों को देख सकते हैं तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे। पुष्टि करने और नोट्स पढ़ने के बाद देव ने धीरे धीरे प्रतीकों को समझने का प्रयास शुरू किया। उस दिन जब चंद्रमा बर्फ की तरह जम गया था, उस भीषण शीतकालीन हिमपात से जन्मा ग्रुनस्वेन जनजाति का नेतृत्व करने के लिए नियत था, क्योंकि उसने ह्रीनफैक्स नामक महान शीतकालीन घोड़े के साथ जोड़ी बनाई थी। केवल महान शीतकालीन चंद्र देवी द्वारा चुने गए लोग ही उन राजसी जानवरों की सवारी कर सकते थे जो जमे हुए टुंड्रा में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। हम तीनों कभी एक दूसरे के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने अपनी अपार शक्ति से उत्तर को एकजुट कर दिया। उन्होंने हमारी तीनों जनजातियों के विरुद्ध युद्ध भी नहीं किया। शक्ति के एक युद्ध में उन्होंने हमारे पूर्वजों को परास्त किया और हमसे विवाह करने की अनुमति प्राप्त की। तीनों जनजातियां एकजुट हो गईं और उत्तर अपने सर्वथा शक्तिशाली स्वरूप में आ गया। यहां तक कि हिमदानव कहलाने वाले भी उसका बहुत सम्मान करते थे। अफसोस, जो शांति हमने अनुभव की वह अधिक समय तक नहीं टिकी, क्योंकि दूसरे स्थानों से आए विदेशी देवता सब कुछ नष्ट करने के लिए आ गए। वह न केवल अपनी प्रजा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान योद्धा बन गया। उसने देवताओं की शक्ति और सम्मान से निर्मित दरांती को धारण करके उनके बोझ को भी उठा लिया। उस विशाल दरांती से उसने दुनिया को आशा की किरण दिखाए, लेकिन ऐसा लगता है कि दुष्टों के लिए आशा ही काफी नहीं है। हमारे महान घुड़सवार और पति ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए विदेशी देवता की सेना को पराजित किया। उन्होंने विजय तो दिलाई, लेकिन अंत में प्रचंड प्रकाश ने उन्हें धोखा दिया। प्रकाश शीत ऋतु की शक्ति से ईर्ष्या करता था और अपनी चकाचौंध भरी रोशनी से ठंड को जकड़ लिया।
हमारे महान घुड़सवार भी उस प्रचंड प्रकाश को अकेले सहन नहीं कर सके और अंधकार में डूब गए। अब उनकी वह महान क्षमता, जो किसी भी प्राणी की कमजोरी को देख सकती थी, भी अंधकार में डूब गई है। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, क्योंकि वे इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे उत्तराधिकारियों या खंडहरों के भीतर जाने वालों से हम निवेदन करते हैं कि वे हमारे महान घुड़सवार को बचाएं। देव ने दीवार पर खुदे हुए लंबे लंबे अक्षरों को पढ़ा। जैसे ही उसने सारे अक्षर सही सही पढ़ लिए, अचानक समूह को एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जिसने उन्हें खंडहरों से बाहर धकेल दिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि वे खंडहरों से बाहर निकलकर बर्फीले मैदानों के बीच आ गए हैं। आपने राइडर ऑफ द नॉर्थ से संबंधित छिपी हुई सामग्री को अनलॉक कर दिया है। आपको 3 युद्ध माताओं द्वारा सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी दी गई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्वेस्ट अधिसूचना। मिशन का नाम, उत्तर के महान घुड़सवार को शांति की राह पर लाओ। विवरण। 3 युद्ध माताओं ने उत्तर में एक भूले बिसरे खंडहर में अपनी वसीयतें उकेरी हैं। वे चाहती हैं कि जो भी उनकी वसीयत पढ़े, वह उत्तर के योद्धा को खोजे और उसे परास्त करे। वे चाहती हैं कि उनके प्रिय पति को शाश्वत शांति प्राप्त हो, क्योंकि वे परलोक में उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कठिनाई। शर्त पूरी करें, उस हमलावर दल का हिस्सा बने जो मृत्यु के घुड़सवार को हराता है और उसके मारे जाने तक जीवित रहें। विफलता की स्थिति। मृत्यु के घुड़सवार की पराजय से कोई संबंध न रखें। पुरस्कार। उपाधि, उत्तर के भूले हुए घुड़सवार का उद्धारकर्ता और मोकेसी जनजाति के साथ अधिकतम आत्मीयता। विफलता, कोई नहीं। नोट, इस क्वेस्ट का इनाम डेथ हॉर्समैन के खिलाफ छापे में आपके योगदान के आधार पर बदला जा सकता है। ये क्वेस्ट साझा किया जा सकता है, लेकिन हर 10 लोगों के पास ये क्वेस्ट होने पर टाइटल का प्रभाव कम होता जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आपको सर्वनाश के 4 घुड़सवारों से संबंधित सुराग का एक हिस्सा मिला है। आपने 4 भागों में से 2 भाग ढूंढ लिए हैं। ट्रेस को पूरा करने के लिए बाकी 2 भाग भी ढूंढें। ग्रेट फ्रॉस्ट मेमोरी क्रिस्टल अंतरिक्ष से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ऐसा लगता है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, या इसे फिर से चार्ज करने की जरूरत है। उन्हें इसे दोबारा सक्रिय करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए वे उस हल्के रंग के क्रिस्टल को वापस कबीले में ले आए। देव ने वायु और सोलेल के साथ यह मिशन साझा किया क्योंकि वे इस समय उसके साथ थे। उसे नहीं पता था कि उन्हें प्रत्येक घुड़सवार के लिए अलग अलग मिशन क्यों मिल रहे हैं, लेकिन इससे वह और भी सतर्क हो गया। यदि प्रत्येक घुड़सवार एक विशिष्ट मिशन देता है, तो इसका मतलब यह होगा कि वे उसकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। समय सीमा से पहले उनके पास केवल 20 दिन बचे हैं। उन्होंने सुराग खोजने में समय लिया क्योंकि उन्हें प्रत्येक घुड़सवार की व्यक्तिगत क्षमता का आकलन करना था। अकाल का घुड़सवार अपेक्षित परिणामों को बदलकर किसी क्षेत्र के नियमों को बदल सकता था। अब उन्हें पता चला है कि मृत्यु के घुड़सवार में वास्तव में किसी की भी कमजोरी देखने की क्षमता है। मृत्यु से जुड़े घुड़सवार के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक क्षमता है। ऐसा लगता है कि घुड़सवार अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और यदि चारों निशान नहीं मिले तो वह जागृत हो जाएगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी समय सीमा के भीतर बचे हुए 2 लोगों को ढूंढ लेंगे। देव ने मोकेसी जनजाति में लौटते हुए बुदबुदाया। कबीले में लौटने पर देव ने तीनों युद्ध माताओं को खंडहरों में मिली जानकारी दी। तीनों युद्ध माताएं भ्रमित दिखीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वे एक साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट हो रही हैं। जिन्होंने अपने महान घुड़सवार के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें उनके संयुक्त प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद। हम आपकी और भी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपने हमारे योद्धाओं को वापस भेजने में कामयाबी हासिल की। वे अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इनाम के तौर पर कृपया वह महान हिम स्मृति क्रिस्टल ले लीजिए। यदि आपको कभी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमसे मदद मांगने में संकोच न करें। और क्या हम आपसे एक अनुरोध कर सकते हैं? युद्ध माता क्राया ने कहा। जरूर, क्या काम है? अगर हम इसे पूरा कर सकते हैं तो हम मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। देव ने जवाब दिया क्योंकि वह जानता था कि उच्च स्तरीय एनपीसी से संबंधित मिशनों से बड़े पुरस्कार मिलते हैं। यह अनुरोध शायद अटपटा लगे, लेकिन जब आपका सामना उत्तर के महान घुड़सवार से हो, या जैसा कि आप उसे मृत्यु का घुड़सवार कहते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए आएं। हम अपने पूर्वजों के विरुद्ध युद्ध में भागीदार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रथम युद्ध माताओं की इच्छा पूरी हो और वे अपने प्रिय पति को अंतिम विदाई दे सकें। तीनों वर्तमान युद्ध माताओं ने यह बात कही। देव ने खुलकर मुस्कुराया नहीं क्योंकि वो उनकी विनती पर इतना खुश दिखना नहीं चाहता था।
वह जानता था कि यह मदद बहुत गंभीर है और उसे भी बदले में वैसा ही व्यवहार करना होगा। वह पहले से ही जानता है कि वह केवल उनके समूह के साथ सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी। कई शीर्ष गिल्ड उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन कई अन्य ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अगर मोकेसी जनजाति उनके छापे में शामिल हो जाती है तो ये कम बोझिल हो सकता है। मोकेसी जनजाति के पास अग्रिम पंक्ति के सैनिक, तीरंदाज और जादूगर हैं जो उन्हें छापे के लिए एकदम सही बनाते हैं। उसकी एकमात्र चिंता यह है कि जिस घुड़सवार को वे हराना चाहते हैं वह मृत्यु का घुड़सवार है। वह मूल रूप से मृतकों की ऊर्जा पर निर्भर करता है। उसे डर है कि अगर मोकेसी जनजाति युद्ध में उतरी तो उनका सफाया हो सकता है। उसे उनकी जीत की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करनी थी और वह पहले से ही जानता है कि यह कैसे करना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मुझे आपको इस लड़ाई के खतरों के बारे में भी बताना होगा। मैंने देखा है कि जीवितों के लालच के कारण मरे हुए भी हार जाते हैं। मृत्यु के घुड़सवार से लड़ने में कई कारक शामिल होते हैं। देव ने जवाब देते हुए मृत्यु के घुड़सवार की वर्तमान क्षमताओं या कम से कम देखी गई क्षमताओं के बारे में बताया। अगर यही आपकी चिंता है तो हम आपके दयालु हृदय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तीनों को अपने पूर्वजों की कृपा का प्रतिफल देना चाहिए और जिन्होंने उनका अपमान किया है उन्हें नष्ट करना चाहिए। तीनों युद्ध माताओं ने एक साथ कहा, मानो वे एक ही विचार साझा कर रही हों। देव को लगभग यह अंदाजा है कि तीनों युद्ध माताएं वास्तव में एक दूसरे के आदर्शों से सहमत हैं। मोकेसी जनजाति को 3 भागों में विभाजित करने का उनका एकमात्र कारण ये सुनिश्चित करना है कि उनके समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे ताकि हर कोई बेहतर बनने का प्रयास करे। उन सभी के आपस में मेलजोल से यह स्पष्ट होता है कि उनके दिलों में नफरत नहीं बल्कि आपसी सम्मान है। ये बात उनके कबीले के सदस्यों पर भी लागू होती है। क्रीपीसू, लाइकन और सोलिस्टिस एवलॉन के दक्षिण की ओर बढ़े और मिस्टी फॉरेस्ट नामक निषिद्ध क्षेत्र के पास पहुंच गए। नाम के विपरीत यह एक शांत, कोहरे से भरा जंगल लगता है, लेकिन यही कोहरा इस क्षेत्र के निषिद्ध होने का कारण है। उस कोहरे में रहने वाले राक्षस सामान्य नहीं है क्योंकि वे विकसित होकर कोहरे के जीव बन गए हैं जो इसके साथ साथ चल सकते हैं। इस निषिद्ध क्षेत्र में परियों का एक समूह निवास करता है जिन्हें अन्य परियां भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करती। उन्हें कोहरे की परियां कहा जाता है और वे अनादिकाल से कोहरे के जंगल में निवास करते आ रहे हैं। धुंध के बौने शायद ही कभी धुंध भरे जंगल से बाहर निकलते हैं क्योंकि यही उनका घर है। वे धुंध के साथ एकरूप हो चुके हैं क्योंकि उनके शरीर धुंध के अंदर छिप सकते हैं। धुंध के बौनों की शारीरिक बनावट सामान्य बौनों जैसी ही होती है, लेकिन उनकी त्वचा का रंग और आंखों का रंग अलग होता है। मिस्ट एल्व्स की त्वचा सफेद और आंखें काली होती हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभी दानव एल्व्स भी कहा जाता है। इनका दानवों या शैतानों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रजाति के रूप में विकसित हुए हैं जो निषिद्ध क्षेत्र के अंदर रह सकती है। हालांकि मिस्ट एल्व्स भी केवल धुंध भरे जंगल के बाहरी इलाकों में ही रह सकते हैं क्योंकि मध्य और भीतरी क्षेत्र बेहद खतरनाक हैं। क्या आपको लगता है कि हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? क्रीपीसू ने पूछा और लेविन क्लाउड और सोलिस्टिस के चेहरे पर अब कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। तुम हर 10 मिनट में यही पूछ रहे हो। क्या तुम अपनी बोलने की ललक थोड़ी कम कर सकते हो? लेविन क्लाउड ने जवाब दिया, क्योंकि वह भी बातूनी है, लेकिन केवल तब जब वे बड़े समूह में हों। उसे अपनी बात दोहराना भी पसंद नहीं है क्योंकि उसे बार बार दोहराई जाने वाली बातें बहुत परेशान करती हैं। तुम तो सचमुच बहुत बातूनी हो। पेशेवर जगत में भी तुम्हारे बारे में यही खबरें आती हैं कि तुम बहुत आकर्षक हो। तुम मेरे भाई और उसके दोस्तों से बिल्कुल उलट हो। उसके दोस्त आमतौर पर बहुत ही सभ्य होते हैं और घर में रहते हुए शायद ही कभी शोर मचाते हैं। सोल्स्टिस ने देव के दोस्तों के घर में बिताए उन पलों को याद करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और देव का कमरा भी बड़ा है, इसलिए हम चाहे कितनी भी जोर से बोलें, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं देती। और तुम्हारी माँ तो सच में डरावनी है, इसीलिए हमें सामान्य शोरगुल वाले माहौल में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। लेविन क्लाउड ने पलटवार किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों कैसे मिले? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इससे मिस्टी फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में घूमते हुए समय भी कट जाएगा। आखिरकार हम इस निषिद्ध क्षेत्र में यूं ही नहीं घूम सकते जैसे कि यह जगह हमारी ही हो। क्रीपीसू ने कहा। मुझे भी जिज्ञासा है। मेरा छोटा भाई अपने अनुभवों के बारे में दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता। वह अपनी बातें अपने तक ही रखता है और जब तक आप उससे सवाल न करें, वह कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि मैं भी हैरान रह गई जब उसने अपने नए स्कूल में दाखिले के 2 दिन बाद ही एक दोस्त को घर बुला लिया।
सोल्स्टिस ने आगे कहा, देखने दीजिए, मुझे याद है कि मैं देव से पहली कक्षा में मिला था, लेकिन असल में स्कूल जाने से पहले पार्क में मिला था। मुझे याद है कि तब वो एक शांत बच्चा था जो झूले पर बैठा रहता था। मैं तो बचपन में उसकी तरह बहुत चंचल था। लेविन क्लाउड ने क्रीपिसू की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मुझे सही से याद है तो हम अभी हाल ही में उस जगह पर रहने आए हैं क्योंकि हमें अपनी वर्तमान जमीन अच्छे दाम पर मिल गई थी। सोलिस्टिस ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, अगर जमीन से आपका मतलब पहाड़ी से है तो आप सही हैं। उस समय आप लोग पूरे शहर में चर्चा का विषय थे क्योंकि किसी ने सचमुच वह जमीन खरीद ली थी। मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन हमारे पड़ोसी इसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहे थे। लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि उनकी जमीन वाकई छोटी नहीं है। हम हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। मुझे पता है कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन इतनी कमाई करने के लिए बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मुझे याद है कि इतनी कमाई करने में हमें पूरे 4.5 साल लगे थे। दूसरों के नजरिए से यह आज भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस समय हम एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे माता पिता ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी और उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की और हम भाई बहनों ने भी वही अनुभव किया। यही कारण है कि हम उन लोगों की तरह नहीं पले बड़े जिनके पास शुरू से ही सब कुछ था। मुझे याद है कि बचपन में देव को अक्सर छोटे बच्चे तंग करते थे। यही एक कारण था कि हम वहां से चले गए, क्योंकि हमारे पिछले घर का सामाजिक माहौल अच्छा नहीं था। वे उसे इसलिए परेशान करते थे क्योंकि अक्सर मैं ही उसे घर तक छोड़ने जाती थी, हमारे माता पिता नहीं। सोल्स्टिस ने उन कठिन दिनों को याद करते हुए कहा, सच में, लोगों को समझदार बनना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। वे तो अपनी असुरक्षाओं को बच्चों पर भी थोपते हैं, जिससे उनके बच्चे सोचने लगते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाना ठीक है। क्रीपिसू ने ये कहा, जिसे सुनकर सोलिस्टिस मुस्कुरा उठी। खैर, चलिए समय बिताने के चक्कर में मेरी कहानी पर वापस आते हैं। दरअसल देव ने ही सबसे पहले मुझसे बात की थी। मुझे ठीक से याद है, वो झूले पर बैठा था, लेकिन उसे कोई धक्का नहीं दे रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि हम बारी बारी से एक दूसरे को धक्का देंगे, क्योंकि मैं भी झूले पर बैठना चाहता था। फिर अगले दिन हम उसी स्कूल में मिले और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है। लेविन क्लाउड ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे ये भी याद था कि देव उसे मुश्किल से ही धक्का दे पाया था क्योंकि उसकी माँ उसे जल्दी लेने आ गई थी। देव ने माफी के तौर पर उसे सांत्वना के रूप में एक मिठाई दी थी, लेकिन ये पहली बार था जब मालन को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिला है। उसकी माँ चाहती थी कि उसका भविष्य बेहतर हो, इसलिए उसे स्कूल की फीस भरने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ी। उस समय देव और मालन जिस स्कूल में पढ़ते थे वह सस्ता नहीं था, लेकिन वहां पढ़ाई लिखाई की गारंटी बहुत अच्छी थी। हालांकि इसकी भी कुछ कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन मालन ने कसम खाई कि वह सम्मान के साथ स्नातक होगा ताकि अपनी मां की दयालुता का बदला चुका सके और दोस्त भी बनाएगा। लेकिन सामाजिक स्थिति के कारण दोस्त बनाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल था। जब दूसरे अभिभावकों को मालन की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चला तो अगले दिनों में उसके वे दोस्त भी उससे दूर हो गए जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था। ऐसा लगता है कि उनके माता पिता ने उन्हें मालन से मेलजोल न रखने के लिए कहा था, लेकिन देव अलग था। वह वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे सच्चा था और उसे ये भी याद था कि वह पार्क में मिला लड़का था। मुझे 1000 झूठे दोस्तों से एक सच्चा दोस्त ज्यादा पसंद है, लेविन क्लाउड ने मन ही मन कहा, क्योंकि वह ये भी सोचता है कि देव उसका लकी चार्म है, क्योंकि उसके जीवन में आते ही उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। वाह, आपकी मुलाकात की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। मेरी आंखों में लगभग आंसू आ गए। अगर यह कोई मानवा होता तो आप मुख्य किरदार होते और बिग ब्रो इक्विनॉक्स आपका अमीर सबसे अच्छा दोस्त होता जो हमेशा आपका साथ देता। क्रीपिसू ने यह बात इसलिए कही क्योंकि गेमिंग कहानियों में अक्सर यह घिसा पिटा चलन होता है कि मुख्य किरदार का एक अमीर लेकिन सच्चा सबसे अच्छा दोस्त होता है। मुझे खुशी है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई, क्योंकि लगता है उन्हें भी पसंद आई। क्या मैं सही हूँ? लेविन क्लाउड ने सामने देखते हुए कहा, लेकिन न तो क्रीपिसू और न ही सोलिस्टिस उन लोगों को देख पा रहे थे जिनसे वह बात कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद उनके सामने मानवाकार आकृतियां दिखाई देने लगीं। पहले तो वे मुट्ठी भर ही थीं, लेकिन अब वे कम से कम 50 लोगों से घिरे हुए थे। उनका चेहरा भी दोस्ताना नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी चमकती हुई सफेद पुतलियां उन्हें जान से मारने की मंशा से घूर रही थीं। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सोलिस्टिस ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर वे दोस्ताना व्यवहार न करें तो हम कैसे बच निकलेंगे? इसका कोई उपाय है?
क्रीपी सू ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्योंकि उसका इरादा था कि अगर वे अचानक हमला करें तो वह पलटवार करेगा। इस जंगल को छोड़ दो। क्या तुमने बाहर लगे उन संकेतों को नहीं देखा कि यह जंगल खतरनाक है? धुंध के भीतर मौजूद एक आकृति से एक महिला की आवाज आए। हम जानते हैं कि जंगल खतरनाक है, लेकिन क्या तुम ही इसे खतरनाक बनाते हो? लेविन क्लाउड ने पूछा, लेकिन अचानक एक परछाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पैर के पास एक चेतावनी तीर चलाया। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, दूर खड़ी एक आकृति ने कहा। लेविन क्लाउड इस बातचीत पर मुस्कुराया, क्योंकि अंधकार के देवताओं के साथ युद्ध से पहले एल्फ्स आमतौर पर इसी तरह व्यवहार करते थे। उसने एल्फ्स के पूर्वजों के इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि एल्फ्स निचली जातियों को नीचा समझते थे क्योंकि वे आंशिक रूप से फे थे। ये कहानी उसे जियाना ने सुनाई थी जब वह उससे रसायन विद्या सीख रहा था। ऐसा लगता है कि मिस्ट एल्व्स अपने फेई वंश से संपर्क खो चुके हैं, क्योंकि वे ये पहचान नहीं पाते कि उनमें से कोई उनके बीच है या नहीं। लेविन क्लाउड ने एल्डरलेशी के रूप में अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए यह बात कही। किसी को लग सकता है कि लेविन क्लाउड के लिए एल्डरलेशी बनना आसान नहीं होगा, लेकिन वह बन गया है। उसके एल्डरलेशी बनने के पीछे एक कारण यह भी है कि उसने जीवन वृक्ष को राक्षसों के झुंड से बचाया था। उसे पता नहीं था कि एल्डरलेशी बनने के लिए वास्तव में ऐसा करना एक अनोखी बात है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। नियो अल्फहेम में जीवन वृक्ष ने उसे एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे वनस्पतियों पर उसकी महारत और बढ़ गई। वह पहले से ही एक अद्वितीय लेसी था जिसके भीतर जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा समाहित थी, इसलिए उसे अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता थी। लेविन क्लाउड के पास पहले से ही अनगिनत राक्षसों को मारने के कारण अविश्वसनीय मृत्यु ऊर्जा मौजूद है। देव की तरह लेविन क्लाउड के भीतर भी जीवन और मृत्यु ऊर्जा का असंतुलन है, लेकिन देव की तुलना में उसकी समस्या का समाधान करना उतना कठिन नहीं है। लेविन क्लाउड को संतुलन बनाने के लिए जीवन ऊर्जा की मात्रा में थोड़ी वृद्धि की आवश्यकता थी। नियो अल्फहेम में जीवन वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करते ही उन्होंने रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना शुरू कर दिया। अन्य एल्डर लेशी या एल्डर ड्रॉइड की तरह लेविन क्लाउड के चेहरे की विशेषताएं अधिक स्पष्ट हो गईं और अब उनके पास एक ऐसी आभा है जो जीवन और मृत्यु की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। लेविन क्लाउड ने अभी तक एल्डर लेशी होने के बारे में अपने ज्ञान को पूरी तरह से नहीं आत्मसात किया है, लेकिन वह अपने आसपास के जंगल को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। इसमें वे सभी जंगल शामिल हैं जिनमें जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा होती है, और मिस्टी फॉरेस्ट में ये दोनों ही मौजूद हैं। ये कहा जा सकता है कि मिस्टी फॉरेस्ट लेविन क्लाउड के लिए बिल्कुल उपयुक्त जंगल है। लेविन क्लाउड को यह महसूस हो रहा था कि मिस्टी फॉरेस्ट उसके नियंत्रण का विरोध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एल्डर फैकिन का पद ऐसा नहीं था जिसे ठुकराया जा सके। मिस्टी फॉरेस्ट को उस फैकिन की इच्छा का पालन करना ही होगा जो उसे नियंत्रित करना चाहता है, भले ही वह निश्चित क्षेत्रों में से एक हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीर्षक एल्डर फैकिन। स्तर पौराणिक प्रभाव। एल्डर फैकिन के केंद्र में स्थित 100 मीटर के क्षेत्र में वनस्पति जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम। इससे माना की खपत नहीं होती है, लेकिन स्टेमिना की खपत होगी। उपयोगकर्ता को आसपास के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि वे केवल एक साधारण निर्देश से नहीं हिलेंगे। विवरण। लेशी और ड्रॉइड प्रजातियों को जंगलों का रक्षक कहने का असली कारण यही उपाधि है। जब तक उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा आसपास के वातावरण में मौजूद रहती है, वे जंगल के भीतर किसी भी चीज को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यह उपाधि ही वह कारण है कि लेशी या ड्रॉइड अक्सर जंगल को अपना घर बनाना पसंद करते हैं। वे अपनी क्षमताओं को जंगल के अनुकूल ढाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जंगल से बाहर वे कमजोर हो जाते हैं, बल्कि वे जंगल के साथ बेहद सहजता से जुड़ जाते हैं क्योंकि जंगल उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा से भरपूर होता है। इनके कारण जंगल में भी बदलाव आता है। यही वजह है कि लेसी या ड्रार्ड्स द्वारा बसे कुछ जंगल जो मशरूम का उपयोग करते हैं, इनसे भर जाते हैं। धुंध से ढके जंगल में शांत और स्थिर रहने वाले सभी पेड़ अचानक जाग उठे। उनकी जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकल आईं और अचानक प्रकट हुई सभी आकृतियों को घेर लिया। लेविन क्लाउड उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था क्योंकि वह जंगल के साथ पहले ही जुड़ चुका था, जो कि किसी भी लेसी या ड्रॉइड की विशेषता होती है। उन्होंने अपनी उपस्थिति का ऐलान करने से पहले ही उन्हें भांप लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। शुक्र है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी, जिससे उनकी शत्रुता का स्तर पता चल सका। वे शत्रुतापूर्ण तो थे, लेकिन ऐसे नहीं कि देखते ही हमला कर दें।
यहां तक कि उन पर किया गया हमला भी उनके पैरों से 2 फीट की दूरी पर ही आकर रुका। आपने आसपास के सभी पेड़ पौधों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। आप एकाग्रता बनाए रखते हुए अप्रत्याशित रूप से क्षेत्र में मौजूद धुंध को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे ये पता नहीं था। चलो कोशिश करते हैं, लेविन क्लाउड ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह न केवल पौधों को बल्कि कोहरे को भी नियंत्रित कर रहा था। पहले तो उसे यह क्षमता आसानी से समझ नहीं आई, इसलिए उसने देव से पूछा कि वह ऐसा कैसे करता है। उसे याद आया कि देव का एक ऐसा रूप है जिसमें उसकी आंखें लगभग अंधी होती हैं, लेकिन उसे अपने चारों ओर सब कुछ दिखाई देता है। टाइटल के प्रभाव को सक्रिय करते समय भी उसे यही दृश्य दिखाई देता है। देव ने उस दृष्टि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे वह शतरंज की बिसात को चला रहा हो। वह बिसात पर सब कुछ देख सकता था क्योंकि उसके पास शतरंज खिलाड़ी का नजरिया था। उसने लेविन क्लाउड को धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह भी दी क्योंकि उस दृष्टि में महारत हासिल करना आसान या जल्दी नहीं होता, इसीलिए वह अभ्यास करता है। उसने तब तक अभ्यास किया जब तक वह अपने आसपास की कम से कम आधी चीजों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो गया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि जरूरत पड़ने पर वह अपने टीम के सदस्यों की भी मदद कर सके। वह चारों ओर से घिरे सभी मिस्टाइल्स को पकड़ने में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने उनका ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। उसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि ये थी कि उसने कोहरे को हटा दिया, जिससे सभी मिस्टाइल्स ने अपना शत्रुतापूर्ण रवैया छोड़ दिया। लेविन क्लाउड को महसूस हुआ कि कोहरे में मृत्यु ऊर्जा समाहित है, लेकिन ये जीवित प्राणियों के लिए विषैली या खतरनाक नहीं है। उसके नियंत्रण में मौजूद कोहरा घने कोहरे वाले जंगल में छिपे एक पौधे के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता था। उसने बीच में झांककर यह जानने की कोशिश की कि यह पौधा क्या है, लेकिन उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकी। मुझे लगता है कि अब आप सभी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने आप में से आधे लोगों को पकड़ लिया है। लेविन क्लाउड ने एल्डर लेशी के रूप में अपनी आभा छोड़ते हुए ये कहा। बचे हुए मिस्टाइल्स अपने झुकने की सहज प्रवृत्ति से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। इसे ही प्रजाति का वह पदानुक्रम कहते हैं जिसका आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता। लेविन क्लाउड ने अपनी आभा तभी छोड़ी जब उसने अपने लगभग बराबर की आभा का टकराव महसूस किया। एक साया उनकी ओर बढ़ रहा था और वे उस प्राणी द्वारा उत्सर्जित शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। हम एक महान पूर्वज को प्रणाम करते हैं। अपने साथियों के अचानक हुए इस उत्साह को क्षमा करें, क्योंकि इतने लंबे समय बाद वे आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिले हैं। धुंध भरे जंगल के रक्षक का निधन 500 वर्ष पहले हो गया था, इसीलिए कुछ नवजात शिशु आपकी आभा को नहीं पहचान पाते। एक सुंदर, मधुर स्त्री की आवाज सुनाई दी और अब उसकी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जैसे ही वह उस रास्ते पर आगे बढ़ी जहां धुंध छट रही थी। जो सामने आई वह मिस एल्फ है, जो देखने में लगभग 20 वर्ष की लगती है, लेकिन अपने एल्फ वंश के कारण वह स्पष्ट रूप से अधिक उम्र की है। एल्फों को फैकिन से 2 वरदान प्राप्त हुए हैं, उनकी अलौकिक सुंदरता और दीर्घायु। हालांकि दीर्घायु उनकी एल्फ प्रजाति पर निर्भर करती है। आसपास के सभी मिस्टाइल्स लेविन क्लाउड से कई स्तर ऊपर हैं, लेकिन उसकी वंशानुगत शक्ति ने उन्हें दबा रखा है। जंगल के वातावरण के कारण ये प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ उसकी जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा मौजूद है। सावधानी बरतने पर वह लगभग 280 स्तर के मिस्टाइल्फ का भी डटकर मुकाबला कर सकता है। तुम कौन हो? लेविन क्लाउड ने पूछा, क्योंकि वह अचानक प्रकट हुई उस शक्तिशाली हस्ती का नाम नहीं सुन पाया था। मेरा नाम सेओफोराओइस है, लेकिन आप मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हैं। मैं मिस्टाइल्स की वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सदस्य हूँ। क्या आप कृपया उन्हें रिहा कर सकते हैं, क्योंकि हम आप जैसे महान व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते। वे केवल 100 वर्ष के हैं, इसलिए कृपया दया करें। वरिष्ठ सेओ ने लेविन क्लाउड की ओर झुकते हुए कहा, जिसे अन्य मिस्टाइल्स ने देखा। अपने मुखिया को लेविन क्लाउड के सामने झुकते देख, जो मिस्टाइल्स पकड़े नहीं गए थे, उन्होंने भी झुककर अभिवादन किया। लेविन क्लाउड को अचानक खलनायक जैसा महसूस हुआ। यह अजीब लगा क्योंकि उसने ही पहले हमला किया था। उन्हें अच्छा इंप्रेशन देने के लिए लेविन क्लाउड ने तुरंत उन मिस्टाइल्स को छोड़ दिया जिन्हें उसने पकड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संरक्षक। क्या हम आदरणीय संरक्षक का नाम जान सकते हैं? वरिष्ठ सीईओ ने कहा, उनकी आंखें चमक रही थीं मानो वे किसी के प्यार में पड़ गई हों। मेरा नाम लेविन क्लाउड है और जो 2 मेरे चेहरे पर हंस रही हैं, वे मेरी साथी हैं। काली कवच वाली महिला का नाम सोलस्टिस है, जबकि हुड वाली का नाम क्रीपीसू है। लेविन क्लाउड ने कहा, क्या ये आपके सेवक हैं, आदरणीय संरक्षक लेविन क्लाउड?
एल्डर सीईओ ने पूछा, जिससे दोनों जोर से हंस पड़े क्योंकि वे लेविन क्लाउड का लाल चेहरा देख सकते थे। नहीं, ये इस यात्रा में मेरे साथी हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। लेविन क्लाउड ने थोड़े औपचारिक लहजे में कहा, क्योंकि अचानक मिल रहे ध्यान से वह असहज महसूस कर रहा था। अच्छा हुआ कि पेरिडॉट उसके साथ नहीं थी, वरना वह एल्डर सीईओ के चेहरे पर घूंसा मार सकती थी। आदरणीय संरक्षक, जो भी चाहें, हम धुंध भरे जंगल के धुंध कल्पित बौने उन्हें पूरा करेंगे, एल्डर सीईओ ने कहा। एल्डर सीईओ ने उन्हें उनके ठिकाने तक पहुंचाया, जो विलो वृक्षों के समूह के भीतर एक छिपा हुआ स्थान था। यदि कोई कोहरे और अंधेरे में देख न पाए तो उसे यह स्थान नहीं मिल पाएगा। एल्डर सीईओ ने यह भी बताया कि पूर्णिमा के दिन रास्ता बदल जाता है, इसलिए 12 स्थानों को याद रखना आवश्यक है। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या वह मुझे जरूरत से ज्यादा ही गर्मजोशी से स्वागत कर रही है? मैं एक मरे हुए प्राणी हूं जिसे जुड़वां देवताओं के चच से बाहर के अन्य कल्पित बौने आसानी से स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं लगती। क्रीपी सू ने यह कहा, जिसे एल्डर सीईओ ने सुन लिया। अगर यही बात तुम्हें परेशान कर रही है मेरे साथी क्रीपी सू, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम, मिस टाइल्स, इस धुंध भरे जंगल में अकेले बुद्धिमान प्राणी नहीं हैं। यहाँ तुम्हारे जैसा ही एक वाइट भी रहता है, और वह अक्सर हमसे जड़ी बूटियों के बदले अपनी औषधियाँ लेता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें इससे घृणा क्यों नहीं होती, तो शायद धुंध भी इसका एक कारण हो सकती है, एल्डर सीईओ ने कहा, जब वे आखिरकार उसके घर के सामने एक खुले मैदान में पहुंचे। जैसा कि उम्मीद थी, इस जगह की धुंध मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई है, हालांकि यह सूक्ष्म है और जीवित प्राणियों के लिए जहरीली नहीं है, लेविन क्लाउड ने कहा। जैसा कि आदरणीय संरक्षक लेविन क्लाउड से उम्मीद थी, आप सही हैं, इस धुंध में थोड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा मौजूद है जो घने कोहरे के भीतर से आती है। हमें भी नहीं पता कि इस धुंध को कौन निकाल रहा है, लेकिन हमारे शरीर इससे परिचित होने के लिए विकसित हो चुके हैं, एल्डर सीईओ ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। क्या आपके दिवंगत संरक्षक ने आपको यह नहीं बताया कि इस धुंध का कारण क्या है? और आपके पूर्व संरक्षक की मृत्यु कैसे हुई? लेविन क्लाउड ने उत्सुकता से पूछा। उस समय केवल वही नहीं मरे थे, बल्कि हम में से बहुत से लोग भी मारे गए थे। उस समय हम मिस्टी फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में इतने दूर नहीं रहते थे। वास्तव में, जब हमारे संरक्षक जीवित थे और अपनी पूरी शक्ति में थे, तब हम मध्य क्षेत्र में रहते थे। एक दिन आकाश से एक तारा घने कोहरे वाले जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर उतरा। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाले सभी राक्षस अचानक पागल हो गए और एक महीने तक इधर उधर छटपटाते रहे। हमने सोचा था कि रक्षक के होने से हम उनसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वह हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गया। हमें अपना मूल निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम यहाँ आकर बस गए। स्थिति शांत होने के बाद हमने जांच पड़ताल की, लेकिन घने कोहरे वाले जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में भी बदलाव आ चुका है। उसमें मृत्यु की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि मेरे जैसे किसी बुजुर्ग के अलावा कोई उसके पास जा ही नहीं सकता। यह अच्छी बात है कि यहाँ बाहरी इलाकों में मृत्यु ऊर्जा कम है। यहाँ तक कि हमारा व्हाइट पड़ोसी भी लापरवाही से मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे इलाके में नहीं जा सकता। मैंने देखा है कि वहां हाथ बढ़ाते ही उसका हाथ थोड़ा सा टूट गया था, एल्डर सीईओ ने गंभीर स्वर में कहा। यह अच्छी बात है कि यहाँ बाहरी इलाकों में मृत्यु ऊर्जा कम है। यहाँ तक कि हमारा व्हाइट पड़ोसी भी लापरवाही से मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे इलाके में नहीं जा सकता। मैंने देखा है कि वहां हाथ बढ़ाते ही उसका हाथ थोड़ा सा टूट गया था, एल्डर सीईओ ने गंभीर स्वर में कहा। यह धुंध मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो इसे अपने शरीर में अवशोषित कर सकते हैं। लेविन क्लाउड अपनी शारीरिक क्षमता के कारण आसानी से ऐसा कर सकता है। क्रीपी सू भी कुछ हद तक ऐसा कर सकता है, लेकिन ये भी सीमित है क्योंकि उसका शरीर अपने भीतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। अगर धुंध के बौनों को भी मध्य क्षेत्र में मुश्किल हो रही है, तो केवल वही लोग सुरक्षित रूप से वहां जा सकते हैं जो मृत्यु ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं या जिनके पास प्रबल जीवन ऊर्जा है। खैर, हम विषय से भटक गए हैं, लेकिन हम यहाँ धुंध के बारे में पूछने नहीं आए हैं। हम यहाँ प्लेग के घुड़सवार के बारे में जानकारी लेने आए हैं, लेविन क्लाउड ने कहा। एल्डर सीईओ हैरान रह गई क्योंकि उन्हें लगा था कि उनसे मिलने आया नया संरक्षक ही उनके साथ रहेगा। हालांकि उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा नाम सुनने को मिला जिसे वे दोबारा कभी नहीं सुनना चाहती थीं। प्लेग का घुड़सवार मिस टाइल्स के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों माना जाता है। इसके बाद एल्डर सीईओ ने उन्हें प्लेग के घुड़सवार के बारे में अपनी जानकारी साझा की।
वह मिस एल्व्स की एक एल्डर थी जो धनुष चलाने में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पास अपने शरीर में व्याप्त धुंध को अपने द्वारा छोड़े गए धनुषों में समाहित करने की क्षमता भी थी। हमें बस इतना ही पता है, लेकिन हमारे खंडहर हो चुके गांव में उसका और भी विस्तृत इतिहास होना चाहिए। समस्या बस इतनी है कि हम वहां आसानी से नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब उन खंडहरों पर राक्षसों का कब्जा हो चुका है। अभिलेख अभी भी सुरक्षित होने चाहिए क्योंकि वे एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर स्थित हैं। एल्डर सेओ ने कहा, अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो तो क्या आप हमें उस सुरक्षित जगह तक ले जा सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हमें महासंकट के घुड़सवार की कमजोरियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को दुनिया पर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि मनुष्य अपने शक्तिशाली हथियारों के लिए लालच में डूबे हुए हैं। लेविन क्लाउड ने कहा, लेकिन एल्डर सीईओ सोच रही थी कि उन्हें उनकी बात माननी चाहिए या नहीं। एल्डर सीईओ भी अपने पूर्वज को शांति से विदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके पूर्वज दल के कुछ लोग बुरी तरह घायल होकर वापस लौटे हैं। मिस एल्व्स जानते हैं कि उनकी प्रजाति को चर्च ऑफ लाइट कहे जाने वाले लोगों ने धोखा दिया है। यही कारण है कि जब भी वे मिस्टी फॉरेस्ट में होते हैं वे उस चर्च के किसी भी सदस्य का सक्रिय रूप से शिकार करते हैं। मैं आपकी मदद इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि आपने मुझसे कहा है, बल्कि इसलिए कि हमें उस खजाने को हासिल करना है जो दिवंगत संरक्षक हमारे लिए छोड़ गए हैं। यह अभी भी हमारी खंडहर बस्ती में होना चाहिए और हम इसे पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन आपकी सहायता से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। एल्डर सेओ ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि लेविन क्लाउड धुंध को हटा सकता है। सहमत हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेविन क्लाउड ने जवाब दिया जब एल्डर सीईओ ने अन्य मिस्ट एल्व्स को सूचित किया कि वह स्थानांतरित हो जाएगी। मैं उस वाइट से मिलना चाहता था, लेकिन लगता है कि वह महीने में सिर्फ एक बार ही यहां आता है। लगता है कि वह अपने जीवनकाल में एक रसायनशास्त्री था, क्रीपी सू ने कहा, क्योंकि वह किसी दूसरे वाइट से मिलना चाहता था क्योंकि वह सिर्फ उसे और मरे हुए राजा आर्थर को ही जानता है। हम कभी भी लौट सकते हैं, लेकिन महामारी के घुड़सवार से जुड़ी बातें पहले आती हैं। मुझे खुशी है कि पदानुक्रम अभी भी उन पर असर डालता है, इसलिए चीजें आसान हो गईं। मैंने दक्षिणी भाग को चुना, यह अच्छा ही हुआ। लेविन क्लाउड ने उसके अच्छे निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है, यह अच्छी बात है कि तुम पत्थर, कागज और कैंची के खेल में बिल्कुल बेकार हो और किस्मत से तुम्हें दक्षिणी वाला मिल गया। सोलिस्टिस ने कहा, जिससे लेविन क्लाउड थोड़ा शर्मा गया। मिस एल्व्स के सभी सदस्य घुड़सवार नहीं होते, लेकिन उनकी विशिष्ट इकाई पूरी तरह से घुड़सवारों से बनी होती है। उस विशिष्ट इकाई का नेता एल्डर सीईओ है। उनके वाहन बाहरी इलाकों के पास दिखाई देने वाले धुंध के राक्षस हैं। उनके वाहनों में सबसे आम मिस्ट्रैम है, जिससे निपटना सबसे आसान है। धुंध भरे जंगल में रहने वाले मिस्ट्रैम एक ऐसे राक्षस हैं जिनका आकार 2 मीटर ऊंचे मेढ़े जैसा होता है। इनके शरीर पर फर नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से धुंध से ढका होता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। इनके सींग भी बहुत मजबूत होते हैं, जो किसी को भी टक्कर मारकर आसानी से मार सकते हैं। इनका पालन पोषण भी आसान है क्योंकि ये धुंध और धुंध से युक्त अन्य पौधों को खा जाते हैं। वर्तमान में 2 मिस्ट एल्व्स एल्डर सीईओ के साथ मिस्ट रैम पर सवार हैं। दूसरी ओर मिस्ट एल्व्स के मुखिया के पास एक अलग वाहन है, जो मिस्ट पैंथर है। मिस्ट पैंथर मुख्यतः मिस्टी फॉरेस्ट के मध्य भागों में पाया जाता है और यह अविश्वसनीय शक्ति वाला एक विशाल शिकारी है। मिस्ट पैंथर लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है और इसके बाल भी धुंध जैसे दिखते हैं। इसकी सबसे खास क्षमता धुंध में घुल-मिल जाने की है। ये छुपकर शिकार करने के लिए धुंध में समा सकता है, जिससे ये घात लगाकर हमला करने वाला एक बेहतरीन शिकारी बन जाता है। इसके पैरों के निशान भी दिखाई नहीं देते, जिससे धुंध छाए रहने तक यह एक आदर्श हत्यारा साबित होता है। ये धुंध शायद मिस्ट एल्व्स और धुंध भरे जंगल में रहने वाले सभी जीवों के लिए एकदम सही हो, लेकिन यही वह चीज भी है जो उन्हें सीमित कर देती है। धुंध भरे जंगल से बाहर निकलते ही वे उतने खास या शक्तिशाली नहीं रह जाते। एक तरह से कहें तो वे ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहने के लिए खुद को अपने घोंसलों में कैद कर लिया है। क्या आपको सवारी चाहिए, आदरणीय संरक्षक? हम अभी भी बाहरी इलाके में सुरक्षित हैं क्योंकि कोहरे में व्याप्त मृत्यु ऊर्जा उतनी हानिकारक नहीं है। मध्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। एल्डर सीईओ ने पूछा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लेविन क्लाउड पैदल उस ओर जाए। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ सवारी कर सकता हूं।
लेविन क्लाउड ने कहा। तभी सोलिस्टिस ने अपने यति को बुलाया और क्रीपीसू ने डॉन क्विक्सोट को बुलाया। कृपया हमारा साथ दें, क्योंकि मेरा मिस्ट पैंथर बाहरी इलाके के राक्षसों को डरा सकता है, लेकिन कई बार मध्य क्षेत्र से राक्षस यहाँ आ जाते हैं। हम रास्ता दिखाएंगे, एल्डर सीईओ ने मनोबल बढ़ाने के लिए चिल्लाकर कहा। भटकती हुई धुंध आपकी यात्रा में आपकी रक्षा करे। सभी धुंध के बौनों ने एल्डर सीईओ को थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए कहा। समूह ने अपनी यात्रा शुरू की और बाहरी इलाकों के राक्षस वाकई मिस्ट पैंथर से सावधान थे। एल्डर सीईओ के नेतृत्व में तीनों दोस्तों को आसपास के वातावरण का अवलोकन करने के लिए अधिक समय मिल गया। वे कुछ हद तक निश्चिंत थे। तभी लेविन क्लाउड और क्रीपीसू दोनों को मृत्यु ऊर्जा के घनत्व में परिवर्तन का अनुभव हुआ। हम मध्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं, एल्डर सीईओ ने ये कहते हुए सभी को घोड़े से उतरने के लिए कहा। वे सभी मध्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार से पहले रुकने पर सहमत हो गए, क्योंकि उनमें से 3 अपनी थ्योरी का परीक्षण करना चाहते थे। वे यहां धीमी गति से आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने लंबा रास्ता चुना है ताकि वे सीधे खंडहर हो चुकी बस्ती तक पहुंच सकें। लेविन क्लाउड ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके सामने की धुंध बाहरी इलाकों की धुंध की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। उसने धुंध को छुआ, या यूं कहें कि अपने सिद्धांत को परखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और तभी मृत्यु ऊर्जा के एक तीव्र प्रवाह ने उसे अचानक उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। स्पर्श से ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में एक हल्की सी धारा प्रवाहित हो रही हो, लेकिन इतनी तेज नहीं कि उसे कोई नुकसान हो। क्रीपीसू ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि उसे बताया गया था कि ऐसा करने वाले वाइट का हाथ अस्थिर राख में बदल जाता है। जैसे ही क्रीपीसू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे तुरंत एक जोर का झटका लगा और उसे चोट लगने लगी। मृत्यु के देवता अबाडोन के साथ मेरा समझौता है, इसलिए मुझे जो नुकसान हुआ है वह सहने योग्य है, लेकिन धुंध में कोई बाहरी पदार्थ मिला हुआ है। अगर यह सिर्फ शुद्ध मृत्यु ऊर्जा होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रीपीसू ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया, और उनकी प्रतिक्रिया भी उन दोनों की तरह ही थी जिन्हें झटका लगा था, लेकिन उनकी सेहत में कहीं ज्यादा गिरावट आए। लेविन क्लाउड जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि धुंध ने पुनर्जीवन की प्रक्रिया को भी बाधित कर दिया था, जिसका मतलब है कि उसे वाकई कुछ करना होगा। उनके शरीर पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को पहचानने के बाद लेविन क्लाउड ने सबसे पहले लाइफ शील्ड नामक मंत्र का प्रयोग किया। यह मूल रूप से एक ऐसा मंत्र है जो समूह पर प्रयोग किए जाने पर स्वास्थ्य की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी ढाल है जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए जीवन ऊर्जा की एक शक्तिशाली परत के रूप में कार्य करती है जिनके पास ये होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कौशल का नाम जीवन रक्षक। श्रेणी दुर्लभ। प्रकार सक्रिय रक्षा। प्रभाव अपने लक्ष्यों पर जीवन ऊर्जा का उपयोग करके रक्षा की एक और परत बनाएं। इस शील्ड की हेल्थ टारगेट की अधिकतम हेल्थ के बराबर होगी, लेकिन इसमें कोई रक्षात्मक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। इस कौशल का प्रयोग लक्ष्य पर दिन में केवल एक बार किया जा सकता है, और इससे हमले और मंत्रों से होने वाली क्षति का 2 गुना नुकसान होगा। अवधि यह तब तक बनी रहती है जब तक लाइफ शील्ड टूट नहीं जाती। कूल डाउन 5 सेकेंड। माना लागत 100 माना अंक। कास्ट टाइम तुरंत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह उन मंत्रों में से एक है जो उसे जुड़वा देवताओं का दूत बनने पर प्राप्त हुए थे, लेकिन वह इसे भूल भी चुका है। यह मंत्र देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में युद्ध में यह बिल्कुल बेकार है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह एक और जीवन प्रदान करता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य के समान अधिकतम स्वास्थ्य होता है, लेकिन यह लक्ष्य की रक्षा क्षमता की नकल नहीं करता है। लाइफ शील्ड आमतौर पर 10 सामान्य हमलों या एक शक्तिशाली स्पेल डैमेज के बाद टूट जाती है। यह एक तरह का निर्णायक कौशल है जो किसी को मौत से बचा सकता है। उसे लगता था कि यह बिल्कुल बेकार है, लेकिन इस बार उसे उस धुंध से निकल रही प्रचंड मृत्यु ऊर्जा का मुकाबला करने की जरूरत पड़ी। लेविन क्लाउड ने तुरंत क्रीपीसू पर लाइफ शील्ड का प्रयोग किया और उसे धुंध की ओर हाथ बढ़ाने को कहा। जैसे ही क्रीपीसू हरे रंग की आभा से घिर गया, उसने स्वाभाविक रूप से लेविन क्लाउड के निर्देशानुसार काम किया। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि धुंध अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और न ही उसकी पुनर्जनन क्षमता को बाधित कर रही थी। इस घटना को देखने वाले मिस्ट एल्व्स भी अचंभित रह गए। वे भी जीवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले कुछ मंत्र जानते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा मंत्र देखा था जो जीवन ऊर्जा की इतनी शक्तिशाली चमक उत्पन्न कर सकता था। हालांकि लेविन क्लाउड ने उन्हें चेतावनी दी कि इस मंत्र का प्रयोग एक ही लक्ष्य पर एक दिन में नहीं किया जा सकता।
मुझे लगा था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन मेरा परीक्षण कारगर साबित हुआ है। लाइफ शील्ड सक्रिय होने पर धुंध से होने वाला नुकसान लगभग न के बराबर होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप धुंध के अंदर किसी भी चीज से घायल न हो। हम मध्य क्षेत्र को पार करके खंडहर बस्ती तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेविन क्लाउड ने उन्हें चेतावनी दी क्योंकि उनके शरीर पर इसे दोबारा डालने में उसे 1 दिन का समय लगता है। लेविन क्लाउड ने उन्हें सारी जानकारी दी और उन पर उनके घोड़ों समेत जीवन रक्षक कवच डाल दिया, जिसके बाद वे सावधानी से आगे बढ़े। जीवन रक्षक कवच अभी भी काफी हद तक कारगर है, लेकिन फिर भी प्रति सेकंड कुछ स्वास्थ्य अंक कम हो रहे हैं। जीवन रक्षक कवच से प्रति सेकंड लगभग 1 स्वास्थ्य अंक कम हो रहा है, जो तब तक संभव है जब तक उनका किसी से युद्ध में सामना न हो। अन्य लोगों ने लेविन क्लाउड से पूछा कि वह पहले की तरह धुंध को क्यों नहीं हटा पा रहा है, और उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि यह मुश्किल है। यह असंभव नहीं था, लेकिन मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसके लिए उसे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। उसे मध्य क्षेत्र की धुंध से भी परिचित होना था, इसलिए उसने उनसे कुछ समय देने को कहा। लेविन क्लाउड इस समय मिस्ट पैंथर पर सवार होकर कोहरे से परिचित हो रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों से अनुरोध किया है कि वे उनकी यथासंभव रक्षा करें ताकि वे मध्य क्षेत्र में कोहरे को नियंत्रित कर सकें। देखने में यह आसान लग सकता है, लेकिन यह एक निश्चित क्षेत्र में सबसे कठिन कार्य है जहां चिकित्सकों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसी कारण क्रीपीसू ने अपने सभी रक्षक योद्धाओं को बुलाया। मिस टेल्स ये जानकर काफी आश्चर्यचकित हुए कि क्रीपीसू मरे हुओं का राजकुमार है। वे जानते थे कि वाइगट्स एक विशेष प्रकार के मरे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह उनके पड़ोसी से भी कहीं अधिक अद्भुत है। इस बार सोल्स्टाइस थोड़ी ज्यादा निश्चिंत है क्योंकि वह अपने असली रूप में चल सकती है। वह आमतौर पर अपने सुनहरे कवच में इतराती है जो उसे सूरज की रोशनी से बचाता है, लेकिन धुंध भरे जंगल के अंदर वह अपने पूर्ण अंधकार की राजकुमारी रूप में है। ये कहा जा सकता है कि यह निषिद्ध क्षेत्र उसके लिए एकदम सही है क्योंकि सूरज की रोशनी भी धुंध के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करती। समूह एल्डरसीओ के मार्गदर्शन में धीरे धीरे लेकिन सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। वह और 2 अन्य मिस टेल्स नेतृत्व कर रहे थे जबकि बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे मध्य क्षेत्र में मौजूद मिस्टी पैंथर्स जैसे राक्षसों से सावधान थे। मध्य क्षेत्र के कुछ राक्षस पूरी तरह स्थिर खड़े रहकर कोहरे के भीतर अदृश्य हो सकते थे, जिनसे वे बच रहे थे। मध्य क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले जिन राक्षसों में ये क्षमता होती है, वे हैं मिस्ट हॉपर। मिस्ट हॉपर मूल रूप से बड़े टिड्डे जैसे राक्षसों के ही प्रकार हैं, जिनमें कुछ सेकंड तक स्थिर रहने पर अदृश्य हो जाने की क्षमता होती है। वे बस खुद को कोहरे में छिपा लेते हैं, उसमें घुल मिल नहीं जाते, इसलिए यदि कोई सावधान न हो तो उनसे टकरा सकता है। मिस्ट हॉपर्स आग से डरते हैं, इसीलिए मिस्ट एल्व्स अक्सर उनके सामने एक छोटा सा आग का गोला फेंकते थे। वे इस आग के गोले को 10 मीटर की दूरी तक फेंकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे इसे और दूर फेंकेंगे तो दूसरे राक्षस भड़क उठेंगे। धुंध भरे जंगल में लड़ना भी काफी मुश्किल है क्योंकि 20 मीटर के दायरे में दृष्टि धुंधली हो जाती है। लेविन क्लाउड अगर चाहे तो इससे भी बड़े क्षेत्र में राक्षसों का पता लगा सकता है, लेकिन फिलहाल वह उन्हें परिवहन का एक सुरक्षित तरीका उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हो गए हैं, क्रीपीसू ने अचानक उन्हें रोक दिया। क्रीपीसू शायद लेविन क्लाउड की तरह जीवन रूपों का पता न लगा पाए, लेकिन वह मृत्यु का पता लगा सकता है। उसने ये क्षमता इसलिए विकसित की क्योंकि उसने अपना अधिकांश समय मृत्यु के देवी देवताओं की उपस्थिति में बिताया। ये कहा जा सकता है कि उसे स्वयं मृत्यु का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि वे उसे बहुत महत्व देते हैं, भले ही कभी कभी वे उसके साथ एक सहायक की तरह व्यवहार करते हों। हमारे सामने 100 मीटर से भी कम दूरी पर एक मरणासन प्राणी है। यह कोई मरता हुआ जानवर हो सकता है या किसी का शिकार। क्रीपीसू ने गंभीर स्वर में कहा क्योंकि उसका हमेशा वाला चंचल स्वभाव गायब हो चुका था। जिस दिशा में वह इशारा कर रहा है, मुझे वहां ताजे खून की गंध आ रही है। लगता है कि अगर हम उस दिशा में आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ मेहमान होंगे। क्या हम रास्ता बदल सकते हैं? सोलिस्टिस ने खून की गंध को सूंघने के बाद कहा। दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सभी रास्ते और भी खूंखार राक्षसों द्वारा सुरक्षित हैं। दूसरा रास्ता भी हमें उस जगह ले जा सकता है जहां रक्त चूसने वाले कोहरे के पेड़ हैं। यही सबसे सुरक्षित रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। शायद हम यहीं रुककर देख ले कि क्या वे शिकारी अपने शिकार को खाकर चले जाएंगे। एल्डर सीईओ ने कहा क्योंकि उनके पास बस यही विकल्प था कि वे यहीं रुकें।
ये भी एक वैध विकल्प है, लेकिन हम में से किसी एक को कम से कम ये जांच करनी चाहिए कि क्या ये सिर्फ शिकारी ही शिकार कर रहे हैं। अगर उस प्राणी को मारने वाले वास्तव में उस खंडहर गांव में रह रहे हैं तो यह एक अलग ही मामला है, क्रीपिसू ने कहा। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखूंगी, क्योंकि हम सब में मैं सबसे ज्यादा चुपके से काम करने वाली हूं। सोलिस्टिस ने स्वेच्छा से यह बात कही। हम आदरणीय संरक्षकों के साथियों को जांच का जिम्मा नहीं सौंप सकते। मेरे किसी एक घुड़सवार को जांच करनी चाहिए, एल्डर सीईओ ने कहा, लेकिन वह खुद भी इस फैसले को लेकर आश्वस्त नहीं है। क्या मिस ट्रैम्स गुप्त अभियानों के लिए अच्छे हैं? सोलिस्टाइस ने पूछा, लेकिन एल्डर सीईओ ने जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। कैसा रहेगा अगर बड़ी बहन सोलिस्टिस बिना किसी वाहन के धुंध के परियों में से किसी एक के साथ जाए? अगर सिर्फ आप दोनों ही हैं तो आप दोनों आसानी से खुद को छिपा सकेंगे, क्रीपिसू ने सुझाव दिया, और अंत में वे इस बात पर सहमत हो गए। सोलिस्टाइस और एक मिस्टर एल्फ उस दिशा की जांच करने गए जहां क्रीपिसू को प्रतिक्रिया महसूस हुई थी। चूंकि वह जगह कुछ ही मीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सोलिस्टाइस ने तुरंत अपने साथ आए मिस्टर एल्फ के चेहरे पर घबराहट का भाव देखा। शिकारी की नजरों से बचने के लिए दोनों खंडहर बस्ती के प्रवेश द्वार के चारों ओर फैले पेड़ों की चोटी पर छिप गए। प्रवेश द्वार के पास एक विशालकाय बाइसन जैसे राक्षस को भूख से पेट भरते हुए देखा जा सकता था, जबकि एक 3 मीटर लंबा हल्का भूरा शेर उसका मांस खा रहा था। सोलिस्टाइस के साथ आए मिस्टर एल्फ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले भयंकर जानवरों में से एक था, जिसे मिस्टमेन लान कहा जाता है। मिस्टमेन लान मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्सों में पाए जाने वाले राक्षसों में से एक है। ये भले ही सबसे गहरे हिस्से का अधिपति न रहा हो, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत शक्तिशाली है। ये तथ्य कि अब ये खंडहर हो चुकी बस्ती को अपने क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बहुत चिंताजनक है। मिस्टमेन लान 3 मीटर लंबा, हल्के भूरे रंग का शेर है जिसकी गर्दन के बाल धुंध से बने होते हैं। यह मिस्ट पैंथर से इस मायने में अलग है कि इसमें अदृश्य होने की क्षमता नहीं होती, लेकिन इसमें एक खतरनाक क्षमता होती है। ये धुंध के अंदर रहते हुए उसका उपयोग करके लगभग टेलीपोर्ट कर सकता है। ये शेर अपने शरीर को पल भर में धुंध में बदलकर धुंध के सहारे यात्रा कर सकता था। धुंध में रहने के दौरान ये शेर न केवल अदृश्य हो जाता था, बल्कि धुंध के रूप में रहने तक इस पर कोई शारीरिक हमला भी नहीं होता था। उन दोनों ने धुंध में रहने वाले शेर के उन्हें देखने का इंतजार किए बिना तुरंत पीछे हट गए। वे तुरंत समूह की दिशा में लौट आए और अपनी खोजों की रिपोर्ट दी। यहां तक कि एल्डर सीईओ को भी विश्वास नहीं है कि वे मिस्टमेन लान को हरा पाएंगे। यह इतना शक्तिशाली है कि मिस्ट पैंथर को भी डरा सकता है। अगर उन्हें इसे हराना है तो उन्हें किसी न किसी योजना की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे भगाना ही उनकी नज़र में सबसे कारगर विकल्प है। क्या आपको लगता है कि हम इसे हरा सकते हैं? लेविन क्लाउड ने पूछा, क्योंकि वह अभी भी मिस्टमेन लान को हराने की संभावना पर विचार कर रहा था। मुझे अभी पता नहीं है। मुझे राक्षस का विवरण मिल गया है। इसे एक फील्ड बॉस माना जाता है, इसलिए लड़ाई निश्चित रूप से कठिन होगी। सोलिस्टिस ने राक्षस का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम मिस्टमेन लान, मैदान का बॉस। स्तर एपिक, स्तर 300, HP 100% 100%, सांसद 83% 100%। विवरण: धुंध भरे जंगल का एक शक्तिशाली राक्षस जिसे उसके पिछले निवास स्थान से खदेड़ दिया गया है और उसने दूसरे पर कब्जा कर लिया है। यह आक्रमण करने में बेहद शक्तिशाली है क्योंकि इसमें भौतिक और धुंध के रूप में बदलने की क्षमता है। यह एक खूंखार राक्षस है जो अपने शिकार को मार डालने तक नहीं रुकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो इसने बिना घायल हुए ही राक्षस को मार डाला। मुझे लगता है कि यह किसी गहरे लोक का राक्षस है, लेकिन मैदान का सबसे बड़ा दुश्मन एक अलग ही चुनौती है। क्या आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं? क्रीपिसू ने कहा। मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जादुई क्षति पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि बड़ी बहन की खून की तलवार भी जब वह उस रूप में होती है तो जादुई क्षति पहुंचा सकती है। हमारी एकमात्र समस्या ये होगी कि हमें उन्हें जीवित रखना होगा। लेविन क्लाउड ने एल्डर सीईओ और अन्य लोगों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। हे आदरणीय संरक्षक, हमारी कार्य योजना क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टमेन लान का क्षेत्र हमारी तबाह बस्ती है। हम उसका ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने किसी एक की बलि देनी पड़ सकती है।
एल्डर सेओ ने कहा, जबकि एक योद्धा ने मिस्ट मेन लान को लुभाने के लिए चारा बनने का फैसला कर लिया था। इसे लुभाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि यह उकसाने वाले किसी व्यक्ति का पीछा करेगा या नहीं। हमें अपने हमले की योजना बनानी होगी। अगर हम इसे मार नहीं सकते तो कम से कम इसे निष्क्रिय करना होगा। लेविन क्लाउड ने कहा। वह जानता है कि मिस्ट मेन लान के सरगना को मारना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वे उसे निष्क्रिय कर देते हैं तो उन्हें तबाह बस्ती में पूरी तरह से दबदबा मिल जाएगा। लेविन क्लाउड की योजना ये सुनिश्चित करना है कि मिस्ट मेन लान खड़ा न हो पाए। उन्हें सिर्फ उसके पैरों पर हमला करना है ताकि वह हिल न सके। लेविन क्लाउड ने ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि मिस्ट एल्व्स बेहतरीन तीरंदाज होते हैं और घोड़े पर सवार होने पर भी उनका निशाना अचूक रहता है। वे निश्चित रूप से मिस्ट मेन लान के पैरों पर वार कर सकते हैं, भले ही वह अपने वाहन पर सवार हो। कार्ययोजना ये सुनिश्चित करना है कि मुख्य दुश्मन हिल न सके। सबसे अच्छा तरीका होगा उसे मार गिराना। योजना पर सहमति बनने के बाद समूह अंततः खंडहर हो चुकी बस्ती की ओर बढ़ा। मिस्ट मेन लान द्वारा पराजित किए गए शिकार का शव अब प्रवेश द्वार पर नहीं था। लेविन क्लाउड भी मिस्ट मेन लान को अपने आसपास नहीं देख पाया, जिसका अर्थ है कि वह पहले ही खंडहर हो चुकी बस्ती के भीतर गहराई में चला गया है। खंडहर हो चुकी बस्ती उनकी नई बस्ती से अलग थी क्योंकि वहां कुछ इमारतें मौजूद थीं। ऐसा लगता है कि उस समय मिस्ट एल्व्स की सभ्यता भी प्रगतिशील थी, लेकिन वर्तमान पीढ़ी पिछड़ गई है। उनके पास आदिम तरीकों पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि धुंध भरे जंगल में रहने के लिए उन्हें मजबूत होना आवश्यक था। तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ है? क्रीपी सू ने पूछा। मुझे उस दिशा में उसकी उपस्थिति का हल्का सा एहसास हो रहा है। लेविन क्लाउड ने एक बड़े सूखे पेड़ की आकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। यह तो संरक्षक का पूर्व शरीर होना चाहिए। इसने हमारे वीर संरक्षक का अपमान करने की हिम्मत की। हम इस दरिंदे को इसके पवित्र शरीर का अपमान करने के लिए मार डालेंगे। एल्डर सेओ ने क्रोधित होकर कहा। पागल होना अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि इसे ये भी पता चल गया है कि हम इसके इलाके में हैं। यह अपनी जगह से हिलने लगा है। लेविन क्लाउड ने कहा, लेकिन अचानक ही उसे मिस्ट मेन लान की मौजूदगी का एहसास होना बंद हो गया। अगले ही पल एल्डर सेओ और उनके मिस्ट पैंथर के पीछे अचानक एक विशाल बिल्ली जैसा प्राणी प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि वे ही सबसे शक्तिशाली माने जाने के कारण पहले निशाने पर थे। दोनों मिस्ट एल्व्स ने हमले को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन वे काफी तेज नहीं थे। मिस्ट मेन लान का पंजा एल्डर सेओ की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वह बच नहीं पा रही थी। लेविन क्लाउड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जहां एल्डर सेओ मौजूद थी। एल्डर सेओ और दोनों मिस्ट एल्व्स के आसपास का क्षेत्र अचानक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उन पर एक स्तंभ आ गिरा।